Hello everyone, welcome to IS Help Desk. Today we are going to discuss financial market. Before this, we have already discussed very important chapters such as introduction to economy, national income, monetary policy, banking and inflation. These are very important for prelims as well as mains, so you must watch those videos for clarity of concept. Let's see what is financial market. Financial market एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट जहां पे एक इंडिविजुअल और एंटिटीज फिनेंशियल एसेट में ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, करेंसीज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। इसको हम समझेंगे आसान लैंग्वेज में कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे एक इंडिविजुअल और जो कंपनीज हैं वो अपने जो फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं। इंडिविजुअल, जैसे मुझे अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं बैंक में रखूंगा या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा या और कोई जगह करूंगा, तो शेयर मार्केट वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो कंपनीज हैं वो कैसे बेनिफिट उठाती हैं शेयर मार्केट का। कंपनीज क्या करती हैं कि शेयर मार्केट में वो अपने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने जो शेयर्स है उसको वो रजिस्टर कराती हैं, वो शेयर इशू करती हैं। जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो शेयर इशू करते हैं। तो वो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट का फायदा उठाते हैं, बोरो उनको फंड मिलता है। और जो इन्वेस्टर होता है, इंडिविजुअल होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पैसे बढ़े। तो हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करती है, वो फैसिलिटेट करती है कैपिटल फ्लो में इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच में। यानी कैपिटल, मुझे जरूरत है पैसे की, मैं इन्वेस्ट करूंगा, बोरोवर जरूरत है, बोरोवर जाके पैसे फाइनेंशियल मार्केट से वो लेगा। सो दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर को भी करती है और जो बोरोवर्स है उनको भी करती है। और ये किस हिसाब से काम करता है फाइनेंशियल मार्केट, ये करता है सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। सप्लाई एंड डिमांड का क्या मतलब होता है? सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल मीनिंग होता है नेचुरल प्रोसेस से खरीदारी या बेचना। यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। मुझे जरूरत है, मैं जाके मुझे जरूरत है, मैंने जाकर शेयर खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी को जरूरत है, कंपनी ने जाके बोरो कर लिया पैसे, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कर दिए या शेयर को इशू कर दिया। तो डिमांड सप्लाई का मतलब नेचुरल फ्लो। जरूरत है मुझे, मैं गया जाके इन्वेस्ट कर दिया, उनको जरूरत है, उन्होंने जाके बोरो कर लिया। गवर्नमेंट का कोई खास इसमें इंटरवेंशन नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट हिसाब से इसमें शेयर बढ़ता है, घटता है, फाइनेंशियल मार्केट उसी हिसाब से काम करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, दो टाइप में ये क्लासिफाइड होता है। एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डेट और इक्विटी में डील की जाती है। कैपिटल मार्केट हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम देखते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट में। मनी मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैसिलिटेट करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनेबलिंग efficient capital allocation, liquid management and economic growth। इसको आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि मनी मार्केट क्या करती है कि हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग टर्म में होती है, शॉर्ट टर्म में होती है, डे टू डे में भी होती है कि आज मुझे 10 लाख का जरूरत है, आज मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, एक हफ्ते के लिए जरूरत है, मुझे 15-20 दिनों के लिए जरूरत है, मुझे 4 महीने के लिए जरूरत है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, वो मनी मार्केट से फुलफिल होती है कंपनीज को। इसमें कैपिटल एलोकेशन होता है कि कितने पैसे की जरूरत है। लिक्विड मैनेजमेंट होता है। लिक्विड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेन देन को कहते हैं लिक्विड मैनेजमेंट। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पैसे को लिया, लोन लिया, उधार लिया, उसको चुका दिया, दैट इज लिक्विड मैनेजमेंट। और इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में फैसिलिटेट करता है। हर एक कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ता है। यानी कि उसको डे टू डे, रोजाना या डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। कभी कभी उसको क्रंच हो जाता है, उस पैसे की फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है शॉर्ट टर्म में। उसको फुलफिल करने के लिए मनी मार्केट एक सबसे बेहतर प्लेस है
जहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक दो पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम होते हैं, प्लान होते हैं मनी मार्केट के। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होती है, यानी जो सेबी है उसका अपना एक रेगुलेशन होता है कि मनी मार्केट कैसे काम करेगी। तो पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी मार्केट में। इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। उसी तरीके से मनी मार्केट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट उसको कहते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, यानी फॉर्मल सेक्टर से बाहर होता है, इनफॉर्मल होता है, उसे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहते हैं। यहाँ पे जैसे बैंक या फिनेंशियल सिस्टम होते हैं उस तरीके से रेगुलेशन नहीं होती। इंडिविजुअल होती है, इसमें बिजनेस होते हैं जो कि बोरोइंग, लेंडिंग और इन्वेस्ट करते हैं बिना कोई ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट के। इसको आसान लैंग्वेज में समझेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर्मल होता है, बैंकिंग होती है, बैंकिंग को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। फाइनेंशियल सेक्टर होता है, शेयर मार्केट होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल इस हिसाब से होता है कि जैसे कि गांव में महाजन होते हैं जो पैसे देते हैं, किसी को भी जरूरत पड़ता है तो 100 ब्याज, 10 ब्याज, 20 ब्याज, 50 ब्याज, इस तरीके से वो लोन देते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन रिलेशन होता है। बहुत हाई इंटरेस्ट में लोन दिए जाते हैं। ये ब्रिटिश टाइम में भी था, ब्रिटिश टाइम में तो और ज्यादा था। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उस समय इतना ज्यादा था कि लोगों के घर बिक जाते थे, जमीन बिक जाती थी मनी लेंडर्स के वजह से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो महाजन होते हैं, जो पैसे चलाते हैं, सूद पे पैसे चलाते हैं, वो एक पार्ट है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। ये इनफॉर्मल सेक्टर में इसकी गिनती होती है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, एंटिटी भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि ये रेगुलेशन से बाहर होते हैं, ना बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटेड होते हैं, यानी आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, ना ही सेबी इसको रेगुलेट करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि मनी मार्केट काफी इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है। इसमें कोई फॉर्मल नहीं होता है। लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कोई नहीं होता है। लोकल मनी लेंडर होते हैं, महाजन होता है, गाँव में होते हैं, शहर में भी होते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। इंटरेस्ट वो बहुत हाई चार्ज करते हैं। नॉर्मली अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो 14% होता है, अगर आप मनी लेंडर से ले रहे हैं तो 20%, 25%, इवन 36% तक चला जाता है। बहुत हाई इंटरेस्ट होता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो लोग विशियस साइकिल में घिर जाते हैं और हालत ये हो जाती है कि कर्जा दे नहीं पाते हैं और उनका जमीन जब्त कर लिया जाता है। अभी भी होता है ये गाँव में, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाती है पैसे वापस ना करने की वजह से। तो बहुत हाई इंटरेस्ट होता है इसमें। लोकलाइज होता है, पर्सनलाइज होता है, यानी जो पैसे जो महाजन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, वो एक रिलेशनशिप पे देते हैं। गांव में जानते हैं एक दूसरे को कि पैसा चाहिए भैया, तो बोलता ठीक है ले लो, इतना इंटरेस्ट लगेगा, उस बेसिस पे उनको पैसे दे दिए जाते हैं। ट्रस्ट पे दिया जाता है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, है तो गाँव में ही, बाहर तो जाएगा नहीं, है जाएगा भी तो इसका घर है, इसका घर जब्त कर लेंगे अगर पैसे नहीं दिया इसने तो उसमें स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। रिलेशनशिप, ट्रस्ट, इनफॉर्मल अग्रीमेंट पे होता है। लोकलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड बेस्ड होता है। इसमें रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, एक उनका एक रेगुलेशन है, एक रूल बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर है उनके पैसे को प्रोटेक्ट किया जाए। जो लेंडर है उनको 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 निर्देश दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो इन्वेस्टर है उनके जो हित है उसको बचाइए। लेकिन इसमें कोई हित का प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हित का बचाव नहीं है। मनमानी तरीके से लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जरूरत के हिसाब से भी लेते हैं। जब ज्यादा जरूरत होती है तो इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, भाई सूद इतना लगेगा, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो मार्केट होता है, मनी मार्केट का वो पार्ट होता है जहां पे
सिस्टम रेगुलेटेड होता है। ये एक फॉर्मल सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता है, यानी सब कुछ फॉर्मल होता है, और ये रेगुलेटेड होता है। बस इतना ही डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ये फॉर्मल होता है, रेगुलेटेड होता है, वो इनफॉर्मल होता है, अनरेगुलेटेड होता है। यहाँ पे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, जैसे एनबीएफसी हो गया, म्यूचुअल फंड होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका एक रेगुलेटर होता है। जैसे बैंक्स का कौन रेगुलेटर है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है बैंक का, यानी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, उसका एक रेगुलेटर। फाइनेंशियल मार्केट जैसे सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट का कौन रेगुलेटर है? सेबी है, यानी उसका भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसका एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम क्या होता है कि वो रेगुलेट करती है, वो देखती है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और मार्केट को फलने फूलने का मौका मिले। हर चीज को कंट्रोल तरीके से रखा जाता है ताकि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए और किसी का फायदा ना उठा पाए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट काम करती है, एक फॉर्मल सिस्टम के साथ, एक रेगुलेटर के साथ। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट में कुछ फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। नंबर 1, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मनी मार्केट रेगुलेटेड होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट क्या करती है? आरबीआई करती है। फिर और जो सिक्योरिटीज मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के। इंस्ट्रूमेंट में हम देख सकते हैं कि ट्रेजरी बिल होता है, प्रोमिसरी नोट्स होता है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन होती है, सीडी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर होता है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन किसको बोलते हैं? जो लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में जो काम करता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएरी। यानी कि मुझे लोन की जरूरत है और जो अगला बंदा है वो क्या करता है? फिक्स डिपॉजिट करता है। यानी किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया, श्याम ने फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में, और मैं गया बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। तो बैंक ने क्या क्या रोल निभाया? बैंक रोल निभाती है इंटरमीडिएशन का, यानी कि जो लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं या जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, उसके बीच का जो रोल है वो निभाती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, उसे कहते हैं। यानी बीच का रोल, लेंडर और बोरोवर के बीच के जो रोल है, जो फैसिलिटेट करती है। यानी फिक्स डिपॉजिट भी बैंक लेती है, बैंक लोन भी देती है, एक तरफ से लेती है, दूसरी तरफ से देती है, बीच का रोल निभाती है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मनी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैसे हैं, जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग या बोरोइंग होती है, मनी मार्केट में लेन देन होती है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना ताकि पैसे जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके पैसे ना डूबे, जो पैसे ले रहे हैं उनका भी पैसा जब इंटरेस्ट ज्यादा ना लगे और बाकी तरीके से उनको नुकसान ना हो, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेज होता है आइडेंटिफाई। रिस्क देखते हैं कि किस टाइप का रिस्क है, क्या इंटरेस्ट का रिस्क है, क्योंकि कई बार होता है कि हम 5% इंटरेस्ट पे लोन लिया लेकिन बाद में वो 7% हो गया, 8% हो गया, तो जो बोरोवर हैं उनको नुकसान है। जो डिफॉल्ट रिस्क है इसमें होता है कि किसी ने पैसे लिए और वापस ही नहीं किया, जो बोरोवर है, डिफॉल्ट रिस्क होता है। तो इसमें एक प्रॉपर तरीके से एक रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। जो कंपनीज होते हैं, जो बैंक होते हैं, वो एक रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि जो पैसे हम शॉर्ट टर्म में लेंडिंग करेंगे या बोरोइंग करेंगे वो कायदे से वो मैनेज रहे। की इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के कुछ की इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो कि आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। ये 91 डेज के लिए होती है टू 364 डेज। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए ये इशू की जाती है। यानी कि जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म फंडिंग की, एक साल के अंदर में गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है कि भाई एक साल के अंदर में हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है आरबीआई के थ्रू। यानी आरबीआई कहती है, आरबीआई साहब आप, गवर्नर साहब आप इशू कर दीजिए ट्रेजरी बिल
हमें पैसे की जरूरत है तो गवर्नर साहब इशू कर देते हैं आरबीआई के ट्रेजरी बिल। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। सीडी एक टाइम डिपॉजिट होता है जो कि बैंक इशू करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं फिक्स मैच्योरिटी के लिए, यानी 7 दिन से लेकर 1 साल तक का इसका टाइम होता है। यानी जब बैंक को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म फंडिंग की या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको जरूरत पड़ती है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सेफ कहलाता है, सेफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है मनी मार्केट का, यानी कि इसमें पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मैंने अगर पैसा लगाया बैंक में तो पैसे चांसेस हैं कम डूबे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है, इसको सीपीबी कहते हैं। अनसिक्योर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि जैसे जो कंपनीज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गई या कोई एनबीएफसी हो गई, वो अगर इशू करती है सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर्स, यानी कि उनको अगर शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट हो साल के अंदर में 10 लाख 20 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, तो वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। और जो इशू करती है कंपनी कॉर्पोरेशन वो हाईली रेटेड होती है। रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटेड, रेटेड का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो लोन लेना चाहती है पब्लिक से तो उसको रेटिंग करवाना होता है। इकरा हो गया, क्राइसिल हो गई, ये सब रेटिंग एजेंसी उनको रेट करती है कि भाई आप पैसे तो ले रहे हो लेकिन आपकी वापस लौटाने की जो औकात है, कैपेसिटी है, वो कितनी है। कमर्शियल पेपर में इसलिए रेटिंग की जाती है। तो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है उसको वो इशू करती है कमर्शियल पेपर, लेकिन बावजूद उसके वो अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि चांसेस होता है कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन को लोन दूं उसके कमर्शियल पेपर इशू करने पर तो चांसेस ये भी है कि वो पैसे मुझे वापस ना मिले। अनसिक्योर्ड उसे कहते हैं। रीपर्चेज अग्रीमेंट, रीपर्चेज अग्रीमेंट जैसे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये सब रीपर्चेज अग्रीमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। बैंक को जब लोन पड़ता है जरूरत शॉर्ट टर्म के लिए तो वो आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई उसको लोन देती है। लोन के बदले में वो कहती है कि आपको कुछ पेपर जमा करना पड़ेगा, यानी कोलैटरल देना पड़ेगा कि अगर आप पैसे वापस नहीं कर पाए तो हम आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे, अब बेच कर हम वसूल कर लेंगे। तो कोलैटरल के अगेंस्ट में आरबीआई लोन देती है बैंक्स को। रिपर्चेज अग्रीमेंट उसको कहते हैं, उसे रिपो रेट कहते हैं। लेकिन रिवर्स रिपो रेट में बैंक देती है लोन आरबीआई को। ये रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में, उसको आप वहां पे जाके रिफर कर सकते। हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेजरी बिल हुआ या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ या कमर्शियल पेपर हुआ या रिपर्चेज अग्रीमेंट हुआ, ये है शॉर्ट टर्म कंपनी, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इनको जब भी जरूरत पड़ती, गवर्नमेंट, इनको जब भी जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म पैसे की, 1 साल के अंदर में उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे क्रंच होती है, तो वो क्या करती है, ये सब इशू करते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है। जो इंस्टीट्यूशन होती है वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती है, और जो बैंक होते हैं उनको लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास जाती है ताकि शॉर्ट टर्म की उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। तो यह है इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट। पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस मनी मार्केट में। पहला है बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये लोग इंगेज होते हैं, ये लेंडिंग करते हैं। बैंक पैसे लोन देती है, बैंक बोरो करती है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, इस हिसाब से। तो बैंक एक प्लेयर है। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी हो गई, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड हो गए, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। एनबीएफसी भी इशू करती है, डेट इशू करती है, सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर इशू करती है। कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गए, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं वो। रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आरबीआई है, सेबी है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआईएन है, ये सब प्लेयर हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंटिटीज,
रेगुलेटरी बॉडीज, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। इन सब का अपना पर्पज होता है, इन सब का अपना एक रोल होता है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का एक बहुत अहम रोल है। सबसे पहला रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये बहुत ही अहम रोल है, ये एक रीढ़ है, बैकबोन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन, बैंक या गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म पैसे के लिए, तो वो क्या करती है कि वो इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये हमने देखा है। इसके थ्रू वो शॉर्ट टर्म फंडिंग इकट्ठा करती है, पब्लिक से पैसे लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, और अपना उनका काम चलता है इससे। अगला है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि शॉर्ट टर्म जो जरूरत पड़ती है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, उसके लिए बैंक्स, कंपनी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट पैसे लेती है, लोन लेती है, अलग अलग पेपर्स के थ्रू। कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, कोई कमर्शियल पेपर इशू करता है, कोई ट्रेजरी बिल इशू करता है, और उस हिसाब से अपना वो कैपिटल बनाता है। यानी पैसे लेने को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। हमने 10 करोड़ रुपए लिया है, तो वो 10 करोड़ रुपए पब्लिक से जो लिया है वो कैपिटल फॉर्मेशन किया है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो अपर लेवल पे जो डिसीजन लिया गया, यानी जो आरबीआई ने डिसीजन लिया, आरबीआई कोई डिसीजन लेती है और वो डिसीजन किस तरीके से आम पब्लिक तक पहुंचती है, यानी ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है ग्राउंड लेवल, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मान लेते हैं आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आए, यानी इन कोविड के बाद लोगों के पास पैसे कम थे, रिसेशन का टाइम था, आरबीआई चाहे कि लिक्विडिटी आए मार्केट में। लिक्विडिटी के लिए आरबीआई ने क्या किया कि जस्ट इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। हम जानते हैं कि आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक को लोन नहीं देती है, आरबीआई बैंक को लोन देती है। यानी जब आरबीआई ने बैंक को लोन दिया तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, लो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई ने लोन देना चालू किया बैंक को। जब बैंक लो इंटरेस्ट पे लोन ले रही है तो जब पब्लिक को वो लोन देगी तो लो इंटरेस्ट पे ही देगी। जब लो इंटरेस्ट पे बैंक लोन देना चालू की तो ज्यादा लोग लोन लेना चालू किए। जब लोन ज्यादा लोग ले रहे हैं तो लोगों के पास पैसे आने लगे, लोग बिजनेस करने लगे, तो इस तरीके से लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक डिसीजन लिया आरबीआई ने, उस डिसीजन का इम्पैक्ट किस तरीके से ग्राउंड पे पड़ रहा है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, बढ़ा दिया, उसका इफेक्ट किस तरीके से ग्राउंड में हो रहा है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो हमने देखा कि जो मनी मार्केट है उसका बहुत अहम रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में और कैपिटल फॉर्मेशन में। रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे इनोवेशन भी किए गए। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लाए गए मनी मार्केट, जैसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गया है ये। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो गए। इस तरीके से यूनिक इंस्ट्रूमेंट को लाए गए ताकि जो डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। यानी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक चीज अगर आप सिर्फ रखेंगे, जैसे सिर्फ कमर्शियल पेपर है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो उतना बेनिफिट नहीं हो। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इनहांस्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि पैसे अगर हम खरीद बेच रहे हैं मनी मार्केट में, तो हमारे पैसे कितना जल्दी हमारे पास वापस आ रहे हैं या कितने जल्दी जो इन्वेस्टर हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इन चीज़ों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, उसको यूज करके जो मनी मार्केट जो प्लेटफॉर्म है उसको और बढ़िया करने का कोशिश किया गया। प्रमोशन ऑफ नॉन बैंकिंग एंटिटीज। जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज है उनको प्रमोट किस तरीके से किया जाए, उसका भी इनिशिएटिव लिया गया। मनी मार्केट रिफॉर्म में रिस्क मैनेजमेंट आता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मनी मार्केट में। मनी मार्केट में 1 साल के अंदर में पैसे लिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, बोरोवर बोरो करता है।
लेकिन साथ में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क इन्वॉल्व ये होता है कि जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल सकता है, कम मिल सकता है, उसके पैसे डूब भी सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं रिस्क मैनेजमेंट के, जैसे क्रेडिट रेटिंग हो गया। क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि जो लोग लोन लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एजेंसीज हैं, उनको लोन चाहिए, पब्लिक से शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, तो उनको क्रेडिट रेटिंग करवाना होता है। जैसे इकरा है, क्राइसिल है, और भी बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में, उनसे रेटिंग करवानी होती है कि भाई आप रेटिंग करिए। तो रेटिंग हाई या लो होता है, यानी अगर पैसे देने की कैपेसिटी है, उस ज़्यादा है उस कंपनी के पास, तो रेटिंग हाई होगी, लो है तो रेटिंग लो होगी। दूसरा है CDS है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, कभी मिस हैपनिंग होती है तो पैसे फैमिली को मिलता है, उसके लिए उसके अगेंस्ट में प्रीमियम दिया जाता है, हर साल इन्वेस्टर प्रीमियम देता है। CDS उसी तरीके से काम करता है कि अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो उसके पैसे ना डूबे, उसके लिए वो प्रीमियम पे करता है CDS के फॉर्म में, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो यह है रिस्क मैनेजमेंट। जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है उसमें रिफॉर्म्स में वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है CDS और क्रेडिट रेटिंग। रिफॉर्म्स में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सब कुछ पता हो कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टर का जो पैसे हैं वो सेफ रहे और मनी मार्केट इफिशिएंटली काम करता रहे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट हैं मनी मार्केट में वो इस दावे पर पैसे उनसे इन्वेस्ट करवा लेते हैं कि आपको 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा, और पैसे उनके डूब जाते हैं। शारदा चिट फंड का हम जानते हैं, चिट फंड जो शारदा है वेस्ट बंगाल में, वो लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक से लेकर वो डूब गई। तो इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत जरूरी है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करें। तो ये मनी मार्केट रिफॉर्म में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मनी मार्केट रिफॉर्म में ग्रीन बॉन्ड ECG जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी है। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज का दौर है, उस दौर में जो इश्यूज हैं वो ये है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज होने से अर्थ को बचा सके, ग्लोबल वार्मिंग से बचा सके। उसके लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च की जाती है, यानी जो कंपनी जो ग्रीन बॉन्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे पॉल्यूशन ना हो उसमें इन्वेस्ट करती हैं, वो ग्रीन बॉन्ड कहलाता है। ECG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल है, सोशल एस्पेक्ट भी शामिल है, गवर्नेंस भी शामिल है। तो इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हम ग्रीन बॉन्ड ECG इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, क्रेडिट असेसमेंट हो गया। क्रेडिट असेसमेंट मतलब कि जो मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितना रिस्की हैं, कितने रिस्क उनमें कम है, ज़्यादा है इंटरेस्ट, ज़्यादा है इंटरेस्ट, कम है, पैसे वापस करेंगे नहीं करेंगे, डिफॉल्ट रिस्क, ये सब चीज़ें सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस में आते हैं। मार्केट इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी मार्केट जो कैपिटल मार्केट है, अदर फाइनेंशियल सेगमेंट है, उनको जैसे फॉरेक्स मार्केट है, तो मनी मार्केट को किस तरीके से हम फॉरेक्स मार्केट से कनेक्ट करें ताकि और इफिशिएंटली और बढ़िया से मनी मार्केट काम करे। रेगुलेटरी अलाइनमेंट, यानी रेगुलेटरी जो डिसीजंस हैं वो इस तरीके से लिए जाएं कि मनी मार्केट में वो हेल्प करें, वो सोसाइटी में एक मदद करें, सोसाइटी एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट में वो ग्रीन जो जो एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, उसमें वो हेल्प करे। तो ये सब रिफॉर्म्स हैं जो मनी मार्केट में ज़रूरी है। बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं और बहुत सारे लेने बाकी हैं। फ्यूचर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडिया का जो मनी मार्केट है उसके क्या फीचर हैं? फीचर डिपेंड करता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, किस तरीके से हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यानी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे हम
मनी मार्केट को कनेक्ट कर पा रहे हैं। रियल टाइम सेटलमेंट किस तरीके से दे रहे हैं। रियल टाइम सेटलमेंट मतलब होता है कि अभी मैंने कॉल किया कलकत्ता, तुरंत कॉल लग गया, मतलब सेम टाइम में हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो सेम टाइम में ट्रांजैक्शन हो, डिले नहीं हो। अभी मैंने ट्रांजेक्ट किया, सेल किया सिक्योरिटी को, तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो रियल टाइम सेटलमेंट। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इनहांस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि पारदर्शिता, यानी अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल सब क्लैरिटी हो इन्वेस्टर को। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन भी ज़रूरी है, यानी कि आरबीआई है जो बैंक को रेगुलेट करती है, सेबी है जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, आईआरडीएआई है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो तीनों में एक हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ना कि वो फ्रेगमेंटेशन होती है। अलग अलग वो काम तो करते हैं, लेकिन साथ में तालमेल रहने से मनी मार्केट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक चीज़ दूसरे से लिंक्ड है। जैसे जो इंश्योरेंस है वो मार्केट से भी कई इंश्योरेंस लिंक्ड होते हैं, वो शेयर मार्केट से भी लिंक्ड होते हैं। तो उनको हार्मोनाइजेशन अगर होगी आरबीआई में, सेबी में, तो उसमें इन्वेस्टर का बेनिफिट होगा, जो लोग इशू कर रहे हैं उसको, इंश्योरेंस को, उनको बेनिफिट होगा, उस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन की जरूरत है। इंक्लूसिव और इनोवेटिव इकोसिस्टम लाने की जरूरत है, यानी समय के साथ, वक्त के साथ नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लाते रहना चाहिए, ताकि जो मनी मार्केट है वो कम्पिटिटिव रहे। इसमें बेहतर से रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, जो इन्वेस्टर हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूचर ऑफ मनी मार्केट, जो इंडियन मनी मार्केट है, वो किस तरीके से काम करने चाहिए और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। विद दिस वी कंप्लीट part 1 of financial market. Part 2 of financial market will come shortly. So please like, share and subscribe our channel. Thank you very much. If you have any doubt, any query, you are free to ask in the comment section. We will be happy to resolve your queries. Thank you.